हेलो दोस्तों। तो आपके सामने मैं पेश हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं या न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये केंद्र के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए, इसकी खोज की बात करते तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सी मीसर ने की थी। किसने की थी बच्चों? सी मीसर वैज्ञानिक ने की थी। किसके अंदर की थी? मवाद के अंदर की थी। आगे देखिए बच्चों, आनुवंशिक पदार्थ, जितने भी प्रकृति में जीव हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? वो भी न्यूक्लिक अम्ल ही होता है। ये दो प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। तो याद रखना बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे बच्चों समझ में दोनों को? आगे देखिए बच्चों, अब हम एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं डीएनए तथा आरएनए का। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम तो सबको पता होगा, डी से डिऑक्सी राइबोज, न्यू से न्यूक्लिक एसिड, अर्थात डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आ रहा है बच्चों समझ में? आगे देखिए, प्रकृति के सभी प्राणियों का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वो भी डीएनए ही होता है। किसका भाग होता है? ये न्यूक्लिक अम्ल का होता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक के अंदर पाया जाता है। यदि डीएनए की बात करें तो बच्चों ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका के केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी हरित लवक के अंदर यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। देखिए बच्चों, डिऑक्सी राइबोज शर्करा, पहला क्या होगा? डिऑक्सी राइबोज शर्करा। दूसरा फास्फोरिक अम्ल। तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है डीएनए? 3 पदार्थों से। डिऑक्सी राइबोज शर्करा पहला, दूसरा फास्फोरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, 3 हो गए हमारे। अब देखिए बच्चों, जो हमारा नाइट्रोजन क्षार है, नाइट्रोजन क्षार ये 2 प्रकार का होता है। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन तथा पिरिडेमिन। अब प्यूरिन के अंदर क्या क्या आते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। आ रहा है बच्चों समझ में? जो हमारा नाइट्रोजन क्षार है उसके अंदर दो प्रकार बताए थे, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर क्या क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। जबकि पिरिमिडिन के अंदर क्या क्या होता है? थायमिन और साइटोसिन। इन चीजों को याद रखना। नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आ रहा है बच्चों समझ में? अब देखिए बच्चों, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है। अभी आगे और समझेंगे इनको। यहाँ पर याद रखना तुम, एडेनिन और थायमिन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, डीएनए की आकृति। यदि डीएनए का आकार की बात करें तो कैसा होता है? डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। अब देखिए इसका डबल हेलिक्स मॉडल ये इस प्रकार होता है हमारा। ये क्या है? हमारा डीएनए है। तो ये कुछ इस प्रकार होता है। मान ये क्या है? एक रस्सी है। ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हैं। एक रस्सी है और एक इधर रस्सी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक रस्सी ये हो गई, एक रस्सी ये हो गई, तो ये क्या हो गया? 2 रस्सियां हो गई। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है हमारा डीएनए, जिसे हम कौन सा मॉडल कहते हैं? डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं। किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने बताया था। अभी देखा था हमने एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। इनको देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? एडेनिन, ये थायमिन। अभी देखा था ये आमने सामने जुड़े होते हैं। एडेनिन और थायमिन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखिए बच्चों, डीएनए का बाहरी आवरण, ये बाहरी आवरण है तो ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। और जहाँ पर ये रस्सीनुमा संरचना मिलती है वो जैसे मान लीजिए ये है,
तो ये कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगा, इसका क्रोमेटिन। जहाँ पर डीएनए आपस में मिलता है तो वो क्या कहलाता है, मिलन बिंदु क्रोमेटिन। और डीएनए का बाहरी आवरण न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, डीएनए की सबसे छोटी इकाई, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है या क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। आ रहा है बच्चों समझ में। और समझते हैं बच्चों इसके बारे में। ये क्या है, गुणसूत्र। क्या है मेरे बच्चों, गुणसूत्र। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। कितने होते हैं टोटल गुणसूत्र मनुष्य के अंदर, 23 जोड़े होते हैं। ये क्या, एक जोड़ा है, ये एक गुणसूत्र ये हो गया, एक ये हो गया। अब मान लीजिए हमने एक गुणसूत्र निकाला तो उसकी एक टांग को हमने थोड़ा खींचा, आगे बढ़ाया, तो ये क्या कहलाएगा, डीएनए। क्या कहलाएगा, डीएनए। थोड़ा सा इसको खींचा तो ये क्या कहलाएगा, डीएनए। इसको और आगे बढ़ाया तो ये क्या कहलाता है, जीन। क्या कहलाता है, जीन। आ रहा है बच्चों समझ में। आगे देखिए बच्चों, आरएनए के बारे में समझते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। कहीं पर आपको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो याद रखना बच्चों, राइबोज या राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसका फुल फॉर्म है, आरएनए का। आरएनए कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका के द्रव भाग में पाया जाता है। कोशिका के द्रव भाग को हम जीव द्रव भी कहते हैं, याद रखना। आरएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना है। आरएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना है, 3 पदार्थों से। डीएनए भी कितने पदार्थों से मिलकर बना था, 3 पदार्थों से। वो कौन कौन से थे, डिऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार। इसी प्रकार आरएनए भी 3 पदार्थों से मिलकर बना है, राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार, इसके अंदर 2 पदार्थ होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन के अंदर क्या क्या आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, यूरेसिल और साइटोसिन। आ रहा है बच्चों समझ में। नाइट्रोजन क्षार के अंदर क्या क्या आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। याद रखना बच्चों, हमने वहां पर देखा था नाइट्रोजन क्षार, वहां पर भी 4 थे और यहाँ पर भी 4 हैं। अंतर क्या है, वहां पर क्या था, डीएनए के अंदर यूरेसिल के स्थान पर क्या था, थायमिन। याद रखना, क्या अंतर है दोनों में, उसके अंदर नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इसके अंदर भी नाइट्रोजन 4 होते हैं। अंतर क्या है, आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए के अंदर यूरेसिल के स्थान पर क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। आगे देखिए, आरएनए की रचना। आरएनए की रचना कैसी होती है, एकल कुंडलित होती है, जबकि डीएनए की आकृति कैसी थी, द्विकुंडलित थी। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आरएनए का पूरा कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आगे देखिए, आरएनए के प्रकार। अब आरएनए के भी क्या है, यहाँ पर प्रकार हैं। आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर स्मॉल में ही लिखा जाता है इनको, mRNA, tRNA और rRNA। आ रहा है बच्चों समझ में। एम का मतलब क्या है, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरएनए। आर का मतलब राइबोज आरएनए। आ रहा है बच्चों समझ में। आगे देखिए, अब देखो, जो हमारा mRNA है ये क्या कार्य करता है, राइबोज व कोशिका के द्रव भाग में सूचनाओं का पता लगाता है, उनको पहचानता है और उनका आदान प्रदान करता है। कौन करता है, mRNA, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। tRNA क्या कार्य करता है, ट्रांसफर आरएनए, ये परिवहन का कार्य करता है। किन का परिवहन कार्य करता है, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तुमसे पूछे बच्चों, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक कौन पहुंचाता है, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर यानी कि परिवहन आरएनए पहुंचाता है। अब देखिए rRNA यानी कि राइबोज आरएनए, ये क्या कार्य करता है, राइबोसोम और प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। अब देखिए बच्चों, 20 अमीनो अम्लों से एक प्रोटीन का अणु बनता है। ठीक है, कितने अमीनो अम्लों से एक प्रोटीन का अणु बनता है, 20
अमीनो अम्लों से एक प्रोटीन का अणु बनता है। अब देखिए हमारी कोशिका के अंदर 20 तो पहले से उपस्थित होते, 10 तो पहले से उपस्थित होते और 10 की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। जैसे भोजन आता है तो उसमें mRNA देखता रहता है किसको, अमीनो अम्लों को। जैसे ही अमीनो अम्ल आते हुए दिखाई देते हैं तो वो किसको सूचना पहुंचा देता है, राइबोसोम कोशिका के द्रव भाग में सूचनाओं को पहुंचा देता है। अब वो उनको ले जाने का कार्य कौन करता है, अमीनो अम्लों को tRNA पहुंचाता है। किसके पास, राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम किसकी सहायता से, यानी कि उसको निर्माण कार्य कौन कराता है, कौन बना देता है प्रोटीन को, आरएनए, यानी कि राइबोज आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर देता है। धन्यवाद दोस्तों।